नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। मुहर्रम पर कौन बिगाड़ रहा है माहौल, यह सवाल सभी के सामने है, खासकर जिन लोगों ने तजिया जुलूस निकाला या फिर जो लोग इसमें शामिल हुए या फिर जो इसके शिकार हुए। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इसके पीछे किसकी रणनीति थी, कौन इसके पीछे काम कर रहा था, रिमोट किसके हाथ में था। ये सारी बातें अपनी तरफ हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। नाम मातमी जुलूस का, लेकिन काम माहौल बिगाड़ने वाला। एक बार फिर बिहार झारखंड में कुछ ऐसा ही हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं समस्तीपुर की। मौका था सदरगंज चौक पर मातमी जुलूस का। इस दौरान वहां से गुजर रहे एक पूरे परिवार को कुछ लफंगे बंधक बना लेते हैं। कार को घेर कर उस पर तलवार से हमला करते हैं, शीशों को तोड़ देते हैं, महिलाओं से अभद्रता करते हैं, यहाँ तक कि बच्चों तक को नहीं बख्शते, उन्हें भी चोटिल कर देते हैं। मैं बस पटना के लिए जा रहा था। हाँ। तो उन्होंने बीच में तजिया आया और मैं साइड से जा रहा था, ऐसा नहीं कि मैं बीच में कहीं आ गया था, स्टक कर गया था लेकिन उन्होंने जबरदस्ती तलवार निकाल के उन्होंने हमला किया है चारों साइड से। आगे का भी शीशा क्षतिग्रस्त किया, पीछे का तो फोड़ ही दिया। मेरा बच्चा पीछे बैठा हुआ था। अच्छा, ये सब गाड़ी में थे? हाँ, ये गाड़ी में थे, पीछे सीट पे बैठा हुआ था, इसको लगी भी। अरे यार, पूरा शीशा ये है। ऐसी घटना झारखंड में भी हुई। झारखंड की राजधानी रांची में तो मुहर्रम के पहले ही दुकानदारों से मारपीट की गई। घटना रांची के मेन रोड इलाके की है। मुहर्रम के चंदे को लेकर कुछ युवकों ने दुकानदारों के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। रड लेके कौन चंदा मांगने आता है? रड लेके दो जन आए थे और एकदम अचानक से मेरे बेटे से उलझ पड़े। मेरा बेटा जस्ट आके दुकान खोला ही था, बोल रहा तुम लोग मुहर्रम का चंदा दो। तो मेरा बेटा बोला हम लोग तो अभी जस्ट दुकान खोले, पापा को आने दीजिए। तो बस उसी में गाली गलौज करने लगा। मेरे हस्बैंड को भी फोन में बहुत गाली गलौज किया। अब जरा एक वायरल वीडियो भी देखिए। ये वीडियो नवादा के धमौल थाना क्षेत्र के धमाल बाजार का बताया जा रहा है। मुहर्रम जुलूस के दौरान बाजार पर चादर चढ़ाने जा रहे कुछ युवकों को फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए देखा। खैर, नवादा में न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। विवादित झंडे को जब्त करने के साथ 3 युवकों को हिरासत में लिया गया। नवादा की तरह पुलिस को भी कैमूर में भी फिलिस्तीन के झंडे से जुड़ी सूचना मिली थी। पुलिस को पता चला कि कुछ प्रिंटिंग प्रेस में फिलिस्तीन के झंडे और शर्ट की छपाई हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रिंटिंग प्रेस और दुकानों में छापेमारी की। हालांकि छापेमारी में कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला। ये कोई एक साल की कहानी नहीं है। मुहर्रम के पहले कई सालों से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। सवाल है कि मुहर्रम पर कौन बिगाड़ रहा है माहौल। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश, रांची से ओम प्रकाश, नवादा से अनिल विशाल और कैमूर से अनुभव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आज की डिबेट को शुरू करते हैं। चितरंजन गगन प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ है मौजूद, अरविंद कुमार प्रवक्ता बीजेपी से, राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से और प्रियदर्शी रंजन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल लोगों की राय लेते हैं। क्या इस मसले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या फिर ये पॉलिटिकल स्टंट है? क्या छुरी से बड़ा तलवार होता है, ये दिखाने की कोशिश है, या फिर हम कितने आक्रामक हैं ये बताने की कोशिश है? इसकी शुरुआत कैसे होती है, इस पर हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले रिएक्शन हम चाहते हैं। चितरंजन गगन जी, इस पूरे मसले को क्या देख रहे हैं? 1 2 3 4 नहीं, कई घटनाएं और हर साल ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। ऐसी जो भी घटना ऐसी हो रही है, हम उसी कभी भी समर्थन नहीं कर सकते हैं। समाज में चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग के हों, अगर समाज में माहौल बिगाड़ने का कोई भी प्रयास करता है तो उसकी निंदा होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसी घटनाएं, मुहर्रम तो हम लोगों के यहाँ भी देखते हैं, सारे हिंदू मुस्लिम सब मिलके मुहर्रम का तजिया निकालते हैं, उसमें जो है सो खेलते हैं, बच्चे उसमें खेलते हैं लाठी से, और जो उन लोगों का है उससे अपना खेलते हैं। लेकिन इन घटनाओं में ये कौन सा खेल था? आपको खेल कुछ नजर आया इसमें? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि समाज में जो कोई भी किसी भी धर्म किसी भी वर्ग के हैं, अगर समाज में या एक माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कोई भी करता है, उसकी निंदा होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरविंद कुमार है प्रवक्ता बीजेपी से, इनकी भी राय जानते हैं। जरा बीजेपी का इस मसले पर क्या कहना है, क्योंकि सिर्फ हम आज तजिया जुलूस की ही बात नहीं कर रहे। अगर रामनवमी की तरफ भी अगर हम जाएंगे
तो पुराने इतिहास के पन्नों की तरफ अगर जाएंगे तो उसमें भी एक बड़ी भीड़ शामिल होती है, वहां भी कुछ इसी तरह का रंग दिखता है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह का उपद्रव अगर मचे, अगर ऐसी दिक्कतें आए, क्योंकि आप देखा है कि रामनवमी हो या फिर तजिया जुलूस हो तो मुहर्रम हो, ऐसे में शांति समिति की बैठक होती है, समझाया जाता है, बावजूद इसके हर बार कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं। इसलिए आज जरूरी है कि इस पर हम बात करें। अरविंद कुमार, प्रवक्ता बीजेपी से। विवेक जी, ये कुछ तथाकथित लोग हैं, ये आम समाज के लोग नहीं हैं। ये फिरका परस्ती और जो कुछ मनचले लोग हैं, सिरफिरे लोग हैं, वो इस तरह की कार्रवाई में लिप्त रहते हैं और इनको कहीं न कहीं से उत्साहित किया जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि समाज को तोड़ने वाला और इस तरह कुकर्मों में लगे वाला जो देश के विद्रोह की झंडा लेकर, दूसरे फिलिस्तीन का झंडा लेकर अगर वो इस तरह के कुकृत्य कर रहे हैं, उसको अविलंब कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में देकर और उनको अविलंब सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाला समय दूसरा इसकी पुनरावृत्ति नहीं कर सके। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है? मुहर्रम एक मातम मनाने का पर्व है और कोई साधारण व्यक्ति जो बेचारा अपने परिवार के साथ गाड़ी से, मैंने आपके शीन पे देखा, आपके चैनल पे देखा, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि एक आम लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ऐसे लोगों पर मेरी तो मंशा है कि ऐसे लोगों को आजीवन कारावास से कम, जो अभी जो नए आईपीसी सीआरपीसी आए हैं उसमें प्रोविजन है, त्वरित कार्रवाई करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर इन्हें अविलंब सजा दी जाए। ऐसे लोग को बख्श देना ये देश के लिए हानिकारक है, समाज के लिए तो है ही, लेकिन ये देश के एजेंडा में ये सबसे बड़ा बाधक है, जो एक आंतरिक तनाव को बढ़ाते हैं, आंतरिक तनाव को इस तरह पैदा करते हैं। ये देश की विकास से लेकर और लोगों के अंदर एक वैमनस्य बढ़ाता है। विवेक जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, ईसाई है, ये लोग आतंकवादी हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और इस पर अविलंब कार्रवाई हो। और हमें लगता है कि जो जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं उनको विशेष न्यायालय में त्वरित कार्रवाई कर, फास्ट ट्रैक कोर्ट कर उनको सजा देनी चाहिए। ये तभी संभव है। देखिए, मैसेज जाना चाहिए। जब तक मैसेज नहीं जाएगा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो रही है, तब तक और भी कुछ लोग पैदा होंगे। तो मेरा तो यह मानना है कि आगे का जो पीढ़ी उस रास्ते पर नहीं जाए, इस तरह उन्मादी नहीं हो, इसके लिए निश्चित तौर से कार्रवाई ही एक विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है। राजेश राठौर, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से। विवेक जी, आप विषय भी बहुत गंभीर है और आज अच्छा भी लग रहा है कि दलगत भावना से ऊपर उठ के अरविंद जी भी बात कर रहे हैं, चित्तरंजन गगन जी भी बात कर रहे हैं और आपका भी जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है और हम भी उसी ओर जा रहे हैं। या रामनवमी का जुलूस हो या मुहर्रम का जुलूस हो, जुलूस जब भी निकाला जाता है तो समाज के उस वर्ग के लोग होते हैं जिनका उसमें रुचि होता है, लेकिन दोनों में या अन्य जुलूस में भी असामाजिक तत्व के लोग कुछ ही होते हैं और उनके कारण उनका समाज बदनाम होता है। चाहे मुहर्रम का वक्त हो या रामनवमी का वक्त हो या अन्य किसी जुलूस में, जो उपद्रवी है उसको निश्चित तौर पे पहले तो वो समाज को ही चिन्हित करना चाहिए, जो उनको उस जुलूस में नहीं लाना चाहिए। अगर आ गया तो उपद्रव किया तो उनको पुलिस के हवाले करना चाहिए। पुलिस की भी ड्यूटी बनती है जब ऐसे जुलूस हो तो रोड के किनारे रह चुके आने जाने वाले व्यक्तियों को कोई कठिनाई नहीं हो। हम व्यक्तिगत तौर पे भी कहते हैं कि अरविंद जी की बात से हम सहमति व्यक्त करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करना है, कठोरतम से कठोरतम सजा दिलानी है, चाहे किसी धर्म किसी समुदाय के व्यक्ति हो,
ताकि दूसरा लोग सबक सीखे कि किसी आने जाने वालों को उसकी परेशानी नहीं हो, उससे अपमानित नहीं होना हो, उससे जूझना नहीं पड़े। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं विवेक जी। अगर समाज चाहे तो पहले चिन्हित कर सकता है, पुलिस चाहे तो उसके बाद चिन्हित कर सकता है। पुलिस की सतर्कता रहेगी तो ऐसी घटना शायद नहीं भी घट सकती है, लेकिन सब जगह पुलिस हो भी नहीं सकता है। लेकिन ऐसे जगह पे जहां जुलूस चल रहा हो तो पुलिस का दायित्व ज़्यादा बनता है कि आने जाने वाले लोगों को ख्याल करें। और अमानत हुसैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक मिनट हम जरा उनके पास हो आते हैं। ये मौलाना है मदरसा सुलेमानिया के, उनसे हम जरा बात करते हैं। अमानत जी, ये जो घटनाएं हो रही हैं मुहर्रम पर, आखिर माहौल कौन बिगाड़ रहा है? और अगर ये जुलूस अगर हिंसक अगर हो जाए, हम बराबर कहते हैं कि ऐसी घटनाओं के बाद कुछ असामाजिक तत्व इसके अंदर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन हर बार ही खराब करना चाहते हैं, इसकी कोई प्लानिंग नहीं है, या कैसे इसको हैंडल कैसे किया जाए? देखिए, मुहर्रम के सिलसिले में हर आदमी जानता है कि मुहर्रम जो है अमन और सुकून के साथ ही हर इंसान मनाता है। जो इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं वो उनको आप देखते होंगे कि वे खुद गमज़दा रहते हैं और खुद ही जो मातम का सिलसिला है या दीगर चीज़ें नौहा खानी वगैरह वो अपने आप में करते हैं, वो कभी तशद्दुद फैलाना नहीं चाहते हैं। और इमाम हुसैन ने जो शहादत दिया था अपने बच्चों की, अपने साथियों की, वो जुल्म के खिलाफ दिया था। इमाम हुसैन का मकसद और पैगाम जो है शहादत का वो यही है कि जालिम के खिलाफ लड़ो, मजलूम का साथ दो, अमन को फैलाओ, भाईचारगी को फैलाओ। तो जाहिर सी बात है कि जो अलम, ताजिया, जुलूस इनकी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में या उनके साथियों के सिलसिले में निकाली जाती है, उसमें कभी तशद्दुद नहीं हो सकता है। ये यकीनन मान के चला जाएगा कि अगर कहीं तशद्दुद नजर आ रहा है तो जरूर बाहरी ताकतें कोई ऐसी हैं जो इस प्रोग्राम को या इस पैगाम को, जो हर मुल्क, आप देखिए इमाम हुसैन के लिए कोई खास कौम नहीं है, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, मुसलमानों का जो तबका है सब उनका गम मनाते हैं। तो ये गम, लफ्ज गम बता ही रहा है कि इसमें कहीं से तशद्दुद और कहीं से जो है वो परेशानी पैदा नहीं हो सकती है। तो अगर कहीं पे जुलूस में, ताजिया में, उठाने में, क्या ये गम मनाने में, मजलिसों में कोई तशद्दुद नजर आ रहा है तो यकीनन कई बाहरी ताकतें ऐसी हैं, दुश्मन ताकतें हैं जो चाहती हैं कि मुल्क को, कौम को सुकून से नहीं रहने दें। तो अब इसके लिए है कि इंतजामिया को चाहिए कि उस पर पूरी नजर रखे। और ये 1-2 दिन का वाक़या 1400 साल से ये मनाया जा रहा है और कहीं की भी आप तकरीर सुनिए किसी मौलवी की, किसी मजहब के, इमाम हुसैन के सिलसिले से, इमाम हुसैन के गम के सिलसिले से, मुहर्रम के सिलसिले से, तो उसमें आपको यही मिलेगा कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। नहीं, ठीक है, आपकी हर बात सही है, आपकी हर बात सही है, लेकिन हम इस डायरेक्शन को जरा जो बिगड़ता हुआ देख रहे हैं उससे हम जरा ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि ये जो तरीका है, तरीके पर क्या आप भी सवाल खड़े करते हैं कि ये तरीका सही नहीं है? और जो आज कल या फिर परसों जो भी घटनाएं हुई हैं उन बातों को लेकर आप भी खेद प्रकट करते हैं? यकीनन अगर इस कहीं पर जुल्म नजर आ रहा है, कहीं पर अमन सुकून बिखरता हुआ नजर आ रहा है तो ये अफसोस की जगह है, मजम्मत की जगह है। सुधार की कहाँ गुंजाइश है? जी, सुधार की कहाँ गुंजाइश है, ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं। कैसे सुधार होगा इसमें? भाई देखिए, जाहिर सी बात है इसमें गैर ताकतें होती हैं, तो हम समझते हैं कि इंतजामिया को चाहिए कि इस पे नजर रखें, गहराई से नजर रखें। इतने सहूलियात, वसाइल हुकूमत के पास है कि वो अगर चाहे तो बहुत सारे गलत काम को उन्होंने सही किया है। लिहाजा जहां आज़ादारी में खलल पैदा किया जा रहा है, अगर हम समझते हैं कि हमारी हुकूमत चाहेगी और चाहती भी है हमेशा, तो जरूर इसको दुरुस्त कर लेगी और इसको संभाल ले लेगी कि ये कौन सी ताकतें हैं जो बिखराव पैदा करना चाहती हैं और तशद्दुद पैदा करना चाहती हैं। आप ये जो फिलिस्तीन का झंडा दिखाया जा रहा है उसका कनेक्शन कैसे देख रहे हैं? भाई उसको हमने अभी देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। हमारी स्क्रीन पर चल रहा है अभी वो। अगर झंडा हो, किसी ने किया भी होगा तो हम ये समझते हैं कि वो एक ये दिखाना कि मजलूम जो है, हाँ, मजलूमों को का साथ दिया जाए। आप इसे सही मानते हैं? जी, आप इसे सही मानते हैं, जायज मानते हैं? नहीं, सही मतलब क्या, अव्वल तो हमने देखा ही नहीं है, पूरे कज़िये को हम हकीकत ये कि नहीं जान रहे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ कुछ और मिनट रहिए। प्रियदर्शी रंजन है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद, उनसे जरा बात करते हैं। प्रियदर्शी जी, कैसे इस मसले को आप देख पा रहे हैं? अभी तक आपने पूरी बात मौलाना साहब की सुनी और उन्होंने क्या कुछ कहा है। हालांकि तौर तरीका
अगर ये विध्वंसक होता है, अगर थोड़ा इसमें वो अलग टाइप की जो एक बात अगर सामने आती है तो इस पर तो बिल्कुल कदम उठाए जाने चाहिए। हमारा सवाल ये है कि फिलिस्तीन वाला जो झंडा दिखाया जा रहा है, इसका जो एक तरीका है, ठीक है, तो हमें ज़रा ये बताइए कि इस पर जो विरोध हो रहे हैं, इस पर जो एक हर जगह से 2-3 जगहों से तो तस्वीर आ चुकी है, हम चाहते हैं कि इस पर एक कोई ठोस बात हो, कोई ऐसी बात, कॉन्क्रीट बात हो जो लगे सुनने में भी और उसके पालन में भी कहीं कोई दिक्कत ना हो। देखिए विवेक जी, क्या है कि बिहार अल्पसंख्यकों के मामले में बहुत ही सॉफ्ट स्टेट रहा है पिछले कुछ दशकों में, और उसका यह नतीजा है। आपने देखा होगा कि इंडियन मुजाहिदीन हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो या PFI हो, इन तमाम संगठनों के साथ बिहार का नाता जुड़ता रहा है। यासीन भटकल तो दरभंगा को पूरी तरीके से अपने शिकंजे में ले चुका था, कई युवाओं को गुमराह कर चुका था, कई युवाओं को देशद्रोही बनाया था, कई युवाओं को आतंकवाद की आग में झोंक दिया था। पिछले कुछ वर्षों में यह भी देखा गया है, एक ट्रेंड सा है बिहार में कि कहीं भी कोई आतंकवादी देश में कहीं भी कोई घटनाएं होती हैं तो उसका कनेक्शन बिहार से जुड़ता ही जुड़ता है, चाहे वो दिल्ली का मामला हो, बेंगलुरु का मामला हो। तो मेरा ये कहना है कि बिहार में इस तरह के उग्र अल्पसंख्यकवाद जो पैदा हो चुका है, उसका यह नतीजा है जो आज दिख रहा है, और यह बेहद ही चिंताजनक है। इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। बिहार सेफ जोन बना हुआ है उग्र अल्पसंख्यकों का, एक पनाहगार के तौर पर बिहार का इस्तेमाल करते हैं आतंकवादी संगठन या वैसे उग्र संगठन जो इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर कुछ भी कर गुजरने के लिए युवाओं को प्रेरित करते हैं। आज उसका एक नमूना है बिहार ने, हालांकि यह पहले भी देखा है, और वो मॉडल, दरभंगा मॉडल, मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ कुछ दिनों पहले दरभंगा मॉडल बड़ा चर्चा में था, वो इन्हीं वजहों से था, क्योंकि जो आतंकवादी संगठन थे, यासीन भटकल था, वो दरभंगा में सक्रिय था। दरभंगा के कई इलाकों में, कई इलाकों के युवाओं को उसने आतंकवादी बनाया था। सीतामढ़ी में, और एक चीज़ और मैं इसको जोड़ना चाहूँगा, पिछले कुछ दशकों से मैंने कहा, तो उस दशकों में पिछले मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2000 में पहली बार यहाँ से आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई थी। 2006 में भी आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई, 2013 में भी आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई, और पिछले 2-3 वर्षों में दर्जनों आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई। इसके बावजूद प्रदेश की सरकार, चाहे किसी की भी रही हो, प्रदेश की सरकार बहुत गंभीरता से इस चीज़ को नहीं लेती है। मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि गंभीरता से नहीं लेती है क्योंकि मुहर्रम मॉडल बन गया है। ये पहली बार नहीं है कि मुहर्रम पर इस तरह की घटनाएं। अरविंद कुमार जी से जिला बदल जाए। अरविंद कुमार जी, ये जो अभी प्रियदर्शी जी बता रहे हैं, क्या ये मॉडल आपको भी नजर आता है? अरविंद जी के चश्मे से देखिएगा। नहीं, देखिए प्रियदर्शी जी बहुत सही बात इन्होंने कहा कि देखिए यह संयोग नहीं है, यह एक प्रयोग है। आखिर फिलिस्तीन का झंडा, पाकिस्तान का झंडा, या वैसे झंडे बनते कहाँ हैं, आते कहाँ हैं, और उस भीड़ में देता कौन है, ये बड़ा सवाल है। और निश्चित तौर से ये आम आदमी या आम समाज के लोग नहीं कर सकते हैं। तो विवेक जी, मेरा तो यह मानना है कि इसके पीछे एक सुनियोजित ढंग से एक जुलूस में 2-4 उस तरह के लोगों को ये उपलब्ध करा जाता है। प्रश्न है कि उनको कैसे चिन्हित किया जाए, और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए। ये नहीं कि हम एक घटना, जैसे इन्होंने कहा कि कोई घटना घटा और उसका फिर चार्जशीट सबमिट हो गया, ट्रायल खत्म हो गया, तो फिर सुस्त होनी चाहिए। देखिए इस तरह की घटनाओं को अगर जड़ से नहीं खत्म किया जाएगा विवेक जी, करेगा कौन? तो मुझे नहीं लगता है कि अब तो सरकार पर बात करेगा, सरकार करेगी, एजेंसी है, बिल्कुल सरकार एजेंसी है उसकी, NIA है, NIA इस चीज को देखती है, और सरकार की पुलिस है, लोकल गवर्नमेंट है, और इसके लिए अलग से भी विजिलेंस डिपार्टमेंट है, सतर्कता विभाग है जो इन्फॉर्म करती है। अब एक चीज बताइए, अब आप ही से जोड़ रहे हैं, तो ये सबके दायित्व और आपकी सरकार से जोड़ रहे हैं। ये जो शांति समिति की बैठक और बड़ा सा एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब कुछ सही, जलपान, चाय, बिस्किट सब कुछ चलता है, इसके बाद भी चीजें ऐसी हो जाती हैं, तो हमें जरा बताइए मॉनिटर किस चीज पर? क्या शांति समिति की बैठक पर मॉनिटर हो रहा है, या फिर जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं उस पर भी आप लोगों की मॉनिटरिंग है? अगर मॉनिटरिंग है, अगर अधिकारी लगे हुए हैं और आपके सोर्सेस ने बिल्कुल कान खड़े रखे हैं, फिर ऐसी घटनाएं कैसे हो जा रही हैं? ये विवेक जी देखिए, शांति समिति की बैठक क्या है?
वो एक सिंबॉलिक है, वो बैठकर समाज में मैसेज देती है और वो उन चीज़ों पर निगरानी रखती है कि इस तरह के घटनाएं नहीं हो और हर वर्ग के लोग वहां बैठाए जाते हैं। लेकिन इसे इतर एक तीसरी शक्ति है जो शांति समिति की आड़ में नहीं, वो एक तीसरी शक्ति है जो इसके पीछे ये सरेंडर करने जैसा है। आप अगर उसे तीसरी शक्ति का रूप देंगे तो ये सरेंडर करने जैसा नहीं, उन्हें चिन्हित करने की जरूरत है। जो ये राजेश राठौर, एक मिनट सर, हाँ रिपीट हो रही है, इसको मॉनिटर बस शक्ति छोड़ दिया, शक्ति वाली बात ही हटाई। हाँ राजेश राठौर। विवेक जी, समाज के स्तर पर भी ऐसे लोगों को तिरस्कार करना पड़ेगा, दलगत स्थिति में भी ऐसे लोगों को तिरस्कार करना पड़ेगा जो समाज में विध्वंसकारी हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय के हों, बहुसंख्यक समुदाय के हों, हिंदू हों, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हम सीधे आतंकवाद पर इधर हम नहीं ले जा सकते। अभी पहले तो चिन्हित करना पड़ेगा क्या उसी समाज के बच्चे हैं, उनको गुमराह कौन कर रहा है, या समान उपद्रवी हैं जो जुलूस में इस प्रकार की घटना का अंजाम देते हैं। तब भी उस पर कार्रवाई कठोरतम होनी चाहिए कि दूसरा सबक सीखे। लेकिन एक ट्रेंड बन गया है हर समाज में उपद्रवी को अपनाने का। हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन हम सब साक्षी हैं, दर्जनों बार इस पर आपसे डिबेट किए हैं और आप भी गंभीरता से किए हैं कि एक यूट्यूबर चैनल है, एक तमिलनाडु का वीडियो यहाँ चलाया, गलत वीडियो चलाया, जिसके चक्कर में बिहार और तमिलनाडु के जेल में रहना पड़ा महीनों, और ये प्रमाणित हुआ कि उसने गलत वीडियो चलाया था। और जब वो बाहर आता है तो एक वर्ग के वोट लेने के लिए उसको भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय कार्यालय में ज्वाइन कराती है। क्या उन्हें ये नहीं पता कि समाज के तोड़ने वाला व्यक्ति है? तो ऐसे लोगों को, हर व्यक्ति को, सरकार बने या ना बने, हम चुनाव जीते या चुनाव हारे, ऐसे लोगों को चिन्हित यही फॉर्मूला सब पर लागू होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को पर खत्म करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सिर्फ निगरानी रखनी होगी, सिर्फ शांति समिति की बैठक से काम नहीं चलेगा। जो भी दोषी हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। हालांकि गिरफ्तारियां हो रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक सबक भी मिलना चाहिए कि आगे जब भी कुछ ऐसा जुलूस निकले तो भाई थोड़ा सतर्क हो करके ऐसी चीजें ना हो जाए जिस पर डिबेट रखनी पड़े। शुक्रिया।